Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो वेलकम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट नंबर 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ेंगे? उनकी रिएक्शन, कि उनकी वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये सारी जो रिएक्शन होती है ना, किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जितने भी टाइप की रिएक्शन हो सकती है, वो हम रीड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के बारे में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तब वहाँ पे डिस्कस हो गया था कि मेटल की डेफिनेशन की, नॉन मेटल क्या होते हैं, और ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? मेटलॉइड। ठीक है ना। और फिर हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया था। इन अ केमिकल रिएक्शन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड cations. The reactivity of a metal depend upon its nature and the reaction condition. Okay? हमने क्या सीखा था इंट्रोडक्शन में? देखो, कोई भी अगर मेटल होगा, मेटल सपोज मेरे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, या आपके पास आयरन है। आयरन जिसे आप क्या कहेंगे? लोहा है ना। जो लोहा होता है उसको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर? आयरन। और उसका केमिकल नेम होता है फेरम। इस Fe को हम कहते हैं तो आयरन है, आपका जो लोहा है वो, बट केमिकली जो उसका नेम होता है ना, वो क्या होता है? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। ठीक है। कोई भी अगर पूछ ले कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द Fe, तो फेरम है वो, और इसको जनरल लैंग्वेज में आयरन भी कह सकते हैं। अब ये वाली जो यहाँ पर लाइन आई थी ना, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। कैसे? कोई भी मेटल होगा M, वो N इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा Mn प्लस। सर ये N क्यों लिखा आपने इलेक्ट्रॉन के आगे? E माइनस तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। M4 आपने कह दिया मेटल। माइनस क्यों किया है? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं ना, गेन नहीं करते। और N क्यों आ गया? देखिए, अगर मैं आपको मैथमेटिक्स की टर्म में इसको समझाऊं, तो जो वेरिएबल होता है आपका मैथ में x, उसकी वैल्यू फिक्स होती है क्या? इक्वेशन में नहीं होती ना। उसकी जगह हम 1, 2, 3 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि उस मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे वो कितने किए हैं। 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपने से रिलीज कर रहा है, वो मुझे पता नहीं है। इसलिए मैंने वहाँ पर n यूज़ लिया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करेगा उतना ही चार्ज मेटल पर आ जाएगा। लेट्स सपोज सोडियम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या आती है? 1 आती है। मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए उसका जो चार्ज होता है वो 2 आता है। और एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए उस पर जो चार्ज आता है वो 3 आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसकी रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, फर्स्ट नंबर जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। पहले तो आपको ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन यूज्ड इन मेटल ऑक्साइड। मेटल की जगह कुछ भी आ सकता है, इसलिए M लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2। जितनी भी गैस होती है उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाता है, एटम के फॉर्म में नहीं। एटम से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ये बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री में ना। तो जितनी भी जो गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जितनी भी गैस है उनको हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर O2 लिखा है मैंने। M प्लस O2 यूज्ड इन
अब जितनी एम का चार्ज होगा उस हिसाब से मेरा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड मेरा M2O बन सकता है, कंपाउंड मेरा MO बन सकता है, कंपाउंड मेरा M2O3 बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे M क्या है, आपका मेटल क्या है। जैसे कि मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। इधर देखिए, सोडियम ने रिएक्शन की, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो मुझे पता लगाना है कि यहाँ से क्या बनेगा। ओके, इसको हटाइए एक सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का चार्ज क्या होता है, +1, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, और जो कंपाउंड बनेगा उसमें प्लस माइनस तो क्या होता है, कट, और जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस एक्सचेंज। यहाँ का नंबर इधर आ जाएगा और इधर का नंबर उधर चला जाएगा। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, Na2O, इसलिए Na2O बना। अच्छा, अभी 4 और ये 2 कहाँ से आ गए। फर्स्ट चैप्टर को याद कीजिए, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को। वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, वो मैंने अच्छे से आपको समझाया था, है ना। तो उसी के थ्रू हमने इसको बैलेंस किया है कि यहाँ पे Na2O बन गया मेरे पास। ऑक्सीजन 2 थे, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, और जब इधर मैंने 2 लगाया तो सोडियम मेरे 2 2 जा 4 हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। सेम की सेम रिएक्शन पोटेशियम के साथ भी होगी। ये तो मेरा सोडियम है, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। के क्या होता है, पोटेशियम, और उसका चार्ज भी क्या होता है, +1, इसलिए ये वाली रिएक्शन भी क्या है, सेम है, और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। अब इसमें क्या लिखा है कि जो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ना मेटल, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आर वेरी रिएक्टिव, दैट इज़ वाई दे रिएक्ट वायलेंटली। एज रिजल्ट हीट इवोल्व्स इन दिस रिएक्शन एंड दे कैच फायर। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं सोडियम और पोटेशियम कि उनको हम ओपन एयर में रख ही नहीं सकते। अगर हमने उसको खुला छोड़ दिया सोडियम को या पोटेशियम को, तो वो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम जो होता है वो पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा इस रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट इवोल्व होगी, इतनी ज़्यादा हीट एमिट होगी कि वो फायर को कैच कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे। इसलिए इनको कैरोसिन में रखा जाता है। हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था कि सोडियम एंड पोटेशियम को कैरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये अगर इसको हम ओपन एयर में रख देंगे तो ये ओपन एयर मतलब एयर, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ये रिएक्शन हो जाएंगी इनकी, और इनके ऑक्साइड बन जाएंगे। और जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं हमारे लिए, ये आग को जल्दी से पकड़ लेते हैं। सेकेंड नंबर रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ Mg। मैग्नीशियम क्या है हमारा, Mg। Mg + O2 क्या बनेगी रिएक्शन। अगर आपको चार्ज पता है ना सारे एलिमेंट का, जो एलिमेंट हमारे काम आते हैं बार बार, उनका चार्ज आपको याद रखना है। अगर वो चार्ज आपको याद है तो कंपाउंड बनाने में या एक रिएक्शन लिखने में आपको किसी भी तरह की क्या दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। Mg + O2 यूज देन MgO। ये वाली रिएक्शन भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, जब हमने सीखा था कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दें तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मिल जाता है। तो वही रिएक्शन है। Mg का चार्ज 2 होता है, ऑक्सीजन का भी चार्ज क्या होता है, 2 होता है। Mg + 2 ऑक्सीजन -2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट, इसलिए फॉर्मूला बन गया MgO। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 को करने के लिए इधर मैंने क्या लगा दिया, 2, और जब इधर 2 लगा दिया तो मुझे Mg के आगे भी 2 लगाना पड़ा, क्योंकि आगे का नंबर सारे नंबर के लिए क्या होता है, अप्लाई। तो मैग्नीशियम ऑक्यूपाइज लोअर पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग एंड बर्न्स ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरी नंबर रिएक्शन आयरन के साथ। तो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ना, अभी मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। अभी जब आगे की एक रिएक्शन आएगी उसमें मैंने आपको पहले भी बताई है ये रिएक्टिविटी सीरीज,
कि ऊपर जो आता है सोडियम और पोटेशियम आते हैं, फिर नीचे नीचे Mg आता है, और Mg से नीचे जाते हैं तो बीच में क्या आता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे आता है हमारा Fe, Cu, और सबसे नीचे आ जाता है हमारा गोल्ड, Au। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना नीचे आएगा उसकी रिएक्शन उतनी डिफ़िकल्टी से होगी, मतलब उस एलिमेंट को रिएक्ट करवाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट, इतना प्रेशर चाहिए, इतनी हीट चाहिए, सारी कंडीशंस मुझे उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। आयरन के बारे में देखते हैं। आयरन इज कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव, क्योंकि नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने बताया ना, देखो हाइड्रोजन के भी नीचे है ये आयरन Fe। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बट डज नॉट बर्न, रिएक्ट तो कर लेगा पर उसके साथ अगर ऑक्सीजन है तो कोई भी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है ना तो वो क्या होती है, कंबशन होता है उसका, मतलब उसमें आग 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 जलने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ये बोल रहा है कि आयरन जो है उसके साथ बर्न नहीं होता है, क्योंकि आयरन जो है हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव, सबसे नीचे आ रहा है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द रस्ट विच इज द मिक्सचर ऑफ FeO.Fe2O3। रस्ट का मतलब क्या होता है, लोहे पर क्या लग जाना, जंग लग जाना, और वो क्या बनाता है, FeO, ये है हमारा डॉट Fe2O3। तो FeO में जो आयरन सेकंड है और Fe2O3 में जो आयरन का चार्ज है वो क्या है, थर्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा है आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड। और अगर इसको मैं कंबाइन कर दूँ फॉर्मूले को तो Fe मेरे 3 है और ऑक्सीजन मेरे 4 है, तो फॉर्मूला बन गया रस्ट का Fe3O4। रस्ट इज़ द फ्लैकी ब्राउन सब्सटेंस, जैसा कि आपको पता है कि अगर लोहे पर जंग लग जाए तो वो जो हल्की सी क्या होती है ऊपर ब्राउन, है ना, ब्राउन लेयर जमा हो जाती है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ब्राउन सब्सटेंस है। Fe की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो हमारा क्या बन गया, FeO.Fe2O3, मतलब हमें एक मिक्सचर मिल गया आयरन की सेकेंड वैलेंसी का और आयरन की थर्ड वैलेंसी का, जिसे हम Fe3O4 कह सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे। कॉपर के साथ, कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन के भी नीचे है, देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन, और उसके नीचे है। तो इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन लॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म अ ब्लैक मास ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड और क्यूपरिक ऑक्साइड। क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन के भी नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए मुझे इसको बहुत काफ़ी टाइम तक, है ना, लॉन्ग टाइम तक इसको बर्न करना पड़ेगा, जब जाके मुझे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। और वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मेरा ब्लैक कलर का है, ये जो है मेरा कंपाउंड वो ब्लैक कलर का है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जिसे हम क्यूपरिक ऑक्साइड कहते हैं। देखो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है। कॉपर का चार्ज है Cu+1, एक सेकेंड, कॉपर का चार्ज होता है Cu+1 और Cu+2। Cu+1 को हम कहते हैं क्यूप्रस और Cu+2 को हम कहते हैं क्यूपरिक। ये बातें तो मैंने पहले भी आपको बताई है कि जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है तो उनको कैसे कम करते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया सारी चीज़ें। तो जिनका चार्ज कम है वहाँ पर जो है ये US अस आता है पीछे, और जो बड़ा चार्ज है, बड़ा भैया हमारा, उसमें पीछे आ जाता है IC इक। तो Cu+1 अगर होता तो इसको हम बोलते हैं कॉपर 1 या क्यूप्रस, और Cu+2 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूपरिक या कॉपर सेकेंड। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया वो हमारा इस तरीके से फॉर्म हुआ, Cu+2 ऑक्सीजन -2, इस 2 से 2 कट हो गया, फॉर्मूला बन गया CuO। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाया, यहाँ भी हमने 2 लगा दिया, इसका नाम हो गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, या फिर लिख सकते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड, अब सिल्वर एंड जो गोल्ड है ना वो तो सबसे नीचे आते हैं, Fe के नीचे भी Cu, और Cu के जस्ट मतलब और सबसे नीचे जो अगर आता है तो वो आता है गोल्ड, और गोल्ड के जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज।
तो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल विद ऑक्सीजन इज ये. जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी आसानी से, वो बहुत उतनी इजीली रिएक्शन करेगा, और जो एलिमेंट जितना ज़्यादा लेस रिएक्टिव है ना, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो उसको रिएक्शन करने में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी. और जो सबसे बॉटम लाइन पर है तो वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, चाहे उसको आप कितना भी हीट के साथ बर्न करो, कितनी भी हीटिंग दो, कितना भी टेम्परेचर, कितना भी प्रेशर, कोई भी कंडीशन अप्लाई करो, उसकी रिएक्शन अगर होगी तो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी. ओके, इसलिए अगर आपसे पूछ ले कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो वहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज क्या दे सकते हैं. तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम आते हैं, है ना. सोडियम के साथ आप पोटेशियम डाल सकते हैं दोनों. फिर Mg आता है, Mg के बाद फिर जिंक है, जिंक के बाद फिर Fe है आयरन, और Fe के बाद फिर हमारा Cgu है हमारा कॉपर. सोडियम पोटेशियम, फिर आएगा हमारा मैग्नीशियम, फिर आएगा हमारा जिंक, जिंक के नीचे आएगा आयरन, और आयरन के भी नीचे आएगा कॉपर. ये होगी मोस्ट रिएक्टिव, और उधर वाले हो जाएंगे हमारे लेस रिएक्टिव. नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. अब ये जो मेटल ऑक्साइड बने हैं ये हमारे बेसिक भी होते हैं, ये हमारे एम्फोटेरिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं. तो उनका नेचर अब हम पढ़ने वाले हैं. नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम देयर रिएक्शन विथ वाटर एज वेल एज एसिड. अगर हमें मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जाननी है तो उसकी हमें रिएक्शन वाटर के साथ और एसिड के साथ करवानी पड़ेगी, ताकि हमें पता चलेगा कि वो उनका नेचर क्या है. एक्शन विथ वाटर. फर्स्ट वाली रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा dissolve in water to form soluble hydroxide known as alkalis. और alkalis क्या होते हैं, मैंने आपको एसिड और बेस में बताया था ना कि बेस का जो दूसरा नाम है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्कलीज. तो अगर हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये वाला जो है कंपाउंड ये बनेगा आपका NaOH, है ना. ये जो 2 है वो नहीं आएगा रिएक्शन में, तो हमारा करेक्ट जो कंपाउंड है वो हमारा क्या बनेगा, NaOH. अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं. जब इधर 2 लगाएंगे तो सोडियम हमारे 2 हो गए, 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन भी हमारे 2 हैं और हाइड्रोजन भी हमारे कितने हैं, 2 हैं. ये वाला कंपाउंड बनेगा ना. यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ वापस आपके लिए. Na2O प्लस H2O यूज देन NaOH बनता है कंपाउंड, और 2 यहाँ आ जाएगा. ऐसा क्यों, NaOH क्यों बनता है, Na की वैलेंसी होती है +1, और जो OH होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, है ना. जितनी चीज़ें आप रिपीट करेंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. OH -1 को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड. तो 1 से 1 कट गया तो कोई भी नंबर नहीं आया, इसलिए हमारा जो कंपाउंड होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर सेम रिएक्शन पोटेशियम के साथ भी होगी, अगर पोटेशियम को भी अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेंगे तो भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, जो कि क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो KOH है वो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो हमने क्या सीखा कि अगर सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, इसको अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, बेस. मतलब कि जो ये ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम का है K2O, Mg का जो ऑक्साइड है MgO, इनका नेचर कैसा हो गया, बेस, बेसिक. इनका नेचर कैसा हो गया, बेसिक. ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम. अगर हम एल्यूमिनियम और कैल्शियम की बात करें तो रिएक्ट विथ वाटर, बट द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर, दे रिमेन एज सस्पेंशन. दीज हाइड्रोक्साइड आर नोन एज द बेसिस. कि अगर हम एल्यूमिनियम और
कैल्शियम की बात करें तो इनके भी जो ऑक्साइड है वो तो हमारे बेस ही है, लेकिन वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। और वाटर के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म में जमा हो जाएगी, है ना, नीचे उस सॉल्यूशन के अंदर बैठ जाएगी, उसके अंदर घुलेगी नहीं। आप देखते हैं ना, अगर कोई भी चीज़ अगर पानी में घुल नहीं रही है तो वो पानी के नीचे बैठ जाएगी, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट या सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन यहाँ पे वर्ड यूज़ लिया गया है क्योंकि ये एक कोलाइड का टाइप है, और कोलाइड क्या होते हैं, वो हायर क्लास की बात है। तो एक सॉल्यूशन होता है, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सस्पेंशन। ओके, या प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट जो है वो सस्पेंशन का एक दूसरा नाम, एक दूसरा टाइप हम उसको कह सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, तीन नाम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व भी होते हैं और उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। दूसरी लाइन हमने क्या सीखी कि एल्यूमिनियम और कैल्शियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते तो बेस है, बेसिक नेचर, बट ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ पे है आपके सामने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, आपको पता है, एल्यूमिनियम का चार्ज +3, ऑक्सीजन का -2। अब 2 और 3 कट नहीं हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, Al2O3, और वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ऊपर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नीचे बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड नंबर रिएक्शन, इसके अंदर एक्शन विथ एसिड। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। अब ये रिएक्शन तो मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में भी अच्छे से बता चुका हूँ कि अगर कोई भी एसिड है और कोई भी बेस है तो अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। बताया ना आपको कि कोई भी एसिड और बेस की अगर रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को एक अलग नाम भी बोलते हैं, वो होता है एसिड बेस रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आया क्या था, एसिड और जो बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको हम एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, देखो कि सॉल्ट और वाटर बनता है। अगेन एल्यूमिनियम की यहाँ पे रिएक्शन आ गई है, एल्यूमिनियम कर रहा है HCl के साथ रिएक्शन। ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और HCl जो हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl जो है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक एसिड है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन में क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर, सॉल्ट और वाटर। द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर नोन एज द बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तीसरा हमने ले लिया है इसमें मेटल ऑक्साइड का नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप यहाँ पर देखिए कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ भी हुई थी और उसने बना दिया था एक बेस। एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन यहाँ भी देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ भी है वहाँ भी है, और इसकी रिएक्शन मैंने एसिड के साथ भी करवा ली, तो यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ना, वो ना ही एसिड है ना ही बेस है, दोनों का मिक्सचर है, मतलब वो एसिड भी है बेस भी है। समझ में आया? जो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा ना वो हमारा एसिडिक नेचर का भी होगा और वो हमारा बेसिक नेचर भी होगा, इसलिए उसको हमने कह दिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक नेचर मतलब उसके पास दोनों कैरेक्टर है। ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड एल्कलीज, आ गया कि ऐसे ऑक्साइड जो कि हमारे एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लें और एल्कली मतलब बेस के साथ भी रिएक्शन कर लें टू गिव सॉल्ट एंड वाटर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो हमारा बेस के साथ भी करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए वो हमारा क्या है, एम्फोटेरिक है। रिएक्शन विथ वाटर, तो इतना जो हमने पढ़ा ना वो हमने पढ़ा था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ी,
मेटल की, जिसमें हमारा क्या बनता है मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड का नेचर पढ़ा कि वो मेटल ऑक्साइड क्या क्या नेचर के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक। ये था फर्स्ट नंबर रिएक्शन कंप्लीट। अब हमारी रिएक्शन नंबर सेकंड आ रही है वाटर के साथ रिएक्शन। किसके साथ? वाटर के साथ। देखिए इसको, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी मेटल ये लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट। अगर मेटल ऑक्साइड करेगा वाटर के साथ रिएक्शन, चाहे मेटल करे चाहे मेटल ऑक्साइड करे, दोनों के केस में जो यहाँ पे बनता है वो मेटल का सॉल्ट बनता है। अगर सिंपल मेटल होगा तो आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड, और अगर मेटल ऑक्साइड होगा तो बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट वाला इसमें देखिए पार्ट, इसके अंदर फर्स्ट वाला कि अगर हमने पोटेशियम और सोडियम ले लिया तो हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम कहाँ आते हैं? सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, इसलिए उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। और इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंटली एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। कि अगर हमने सोडियम की और पोटेशियम की रिएक्शन, ये तो वापस वही बात आ गई कि सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्शन चाहे ऑक्सीजन के साथ करवाओ चाहे वाटर के साथ करवाओ, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आते हैं, इसलिए उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्टली होगी और उसमें हीट, बहुत ज़्यादा हीट क्या होगी? इवोल्व होगी, एमिट होगी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट लिबरेट होती है ना, हीट रिलीज, वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगेन इसको बताया था, तो वो फायर को कैच कर लेंगे। सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मेटल हमें पता है ना कि अगर कोई भी मेटल है और वाटर है, वाटर मतलब H2O, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। तो बना दो मेटल ऑक्साइड और वहाँ से गैस को क्या कर दो? लिबरेट कर दो ना। तो पोटेशियम के साथ क्या बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम के साथ बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? लिबरेट। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, सेकेंड नंबर आ रहा है Ca की बारी। अब Ca भी आता तो ऊपर ही है, लेकिन सोडियम पोटेशियम के नीचे है। पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो अब कैल्शियम की बारी आ गई। अब वॉयलेंट तो होगा लेकिन लेस होगा, मतलब एज कम्पेयर टू सोडियम और पोटेशियम की अगर कंपेयर करें तो उनकी कंपेरिजन में थोड़ा सा लेस वॉयलेंट होगा। द हीट इवोल्व, अभी भी हीट क्या होगी? एमिट होगी, इवोल्व होगी, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन वो जो हीट एमिट हो रही है ना इसमें, कैल्शियम के केस में, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो आग को पकड़ सके। तो इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच द फायर। अगेन हमारा क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। Ca+2 होता है, OH-1 होता है ना, 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे आयंस हो जाते हैं जिसमें दो अलग अलग क्या होते हैं? एलिमेंट, तो जो नंबर जाता है वो दोनों के पास जाएगा। क्योंकि 2 अगर ऑक्सीजन के नीचे लिख दें तो हाइड्रोजन नाराज हो जाएगा, और हाइड्रोजन के नीचे लिख दें तो ऑक्सीजन भैया क्या हो जाएंगे? नाराज। इसलिए दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगा है? ब्रैकेट और 2। क्योंकि सिंपल सा रूल मैथ का कि ब्रैकेट का जो नंबर होता है वो सबके लिए होता है। तो ये जो 2 है वो इसके लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो कैल्शियम प्लस वाटर, इस वाटर को क्या बोलते हैं? पता ही नहीं आपको? हाइड्रोजन ऑक्साइड। और यहाँ बन जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? लिबरेट, इसलिए एरो लगा दिया मैंने। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब क्या बोल रहा है कि जो कैल्शियम होता है वो फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल हैं वो सरफेस पर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, है ना। बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल की सरफेस पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं उसके हाइड्रोजन गैस के बबल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो वही सीरीज चल रही है हमारी। सोडियम, पोटेशियम, इन्होंने तो बहुत इजीली
रिएक्शन कर दी और इनकी रिएक्शन तो इतनी वॉयलेंट है कि वो आग पकड़ लेगी। फिर हमारा आ गया कैल्शियम। कैल्शियम की जो रिएक्शन है Ca, कैल्शियम की जो रिएक्शन है वो थोड़ी लेस वॉयलेंट है, लेकिन अगेन आग को नहीं पकड़ेगी, लेकिन जो है वो है जो गैस जो यहाँ पर होगी हाइड्रोजन वो सरफेस पर स्टिक हो जाएगी उसके बबल, और जो कैल्शियम है वो फ्लोटिंग करना शुरू हो जाएगा। अब मैग्नीशियम थोड़ा और नीचे आ रहा है, ये देखो एरो और नीचे जा रहा है, मतलब रिएक्टिविटी और क्या हो रही है, डाउन और डिक्रीज। तो जो नीचे जाएगा अब वो हॉट वाटर या स्टीम के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो उसके लिए मतलब जो कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं ना, सॉरी, जो और नीचे जाएगा तो वो नॉर्मल पानी के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं। नॉर्मल मतलब क्या, ठंडा पानी, कोल्ड। तो उसके लिए मुझे जो वाटर लेना पड़ेगा वो कैसे लेना पड़ेगा, या तो हॉट लेना पड़ेगा या तो स्टीम लेनी पड़ेगी वाटर की, जब जाके वो रिएक्शन वहाँ पे क्या होगी, पॉसिबल होगी। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट द सर्फेस। ये भी जो है फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल जो है मेटल की सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम और आयरन की बात करें और जिंक की बात करें, ये रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड के साथ या हॉट वाटर के साथ भी, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड इन हाइड्रोजन। तो अब जो इसके नीचे भी क्या आ गया, देखो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आ रहा है हमारा एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम के नीचे जाके हमारा जिंक आ रहा है, Fe आ रहा है, तो ये और डाउन जा रहा है। इन्होंने तो इजीली क्या कर ली, रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हुई लेकिन लेस वायलेंट, इसने कर दी हॉट वाटर के साथ। अब जो नीचे और आ रहा है हमारा एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये जो है इनको हमें क्या देनी पड़ेगी, स्टीम। तो वो स्टीम दे दो, स्टीम। अब H2 है, चाहे वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे स्टीम हो, लिखा क्या जाता है सब में, H2O, है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O ही लिखा जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये देखो, ये क्या था, रस्ट था ना, अभी बताया था फर्स्ट रिएक्शन में, Fe3O4 रस्ट। मेटल सच एज lead Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, क्योंकि ये जो होते हैं और भी नीचे आ जाते हैं, तो ये तो रिएक्शन और भी नहीं करेंगे। ये जो डायग्राम कि अगर कोई भी जो मेटल है वहाँ पर जो गैस लिबरेट हो रही है वो हमारी कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है वो कैसे हो रही है, मेटल का सैंपल है, इसको अगर हम बंद करेंगे तो इस जो ट्यूब में हाइड्रोजन गैस के जो ये जो बबल है, डायग्राम आ सकता है आपका, है ना, कि मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन का क्या बनाई है, डायग्राम बनाई है। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। थैंक यू स्टूडेंट। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने दो रिएक्शन के बारे में सीखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर पहले जो थी वो थी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, उसमें हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमारा एल्कलीज होता है, एसिडिक, एम्फोटेरिक, उनका नेचर पढ़ा। फिर हमने वाटर के साथ रिएक्शन को रीड किया। अब इन दोनों पार्ट में भी हमने क्या सीखा कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या होगी, वॉयलेंट, फास्ट होगी। सोडियम पोटेशियम की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, फिर कैल्शियम की और स्लो होती है, फिर मैग्नीशियम की और स्लो, और Fe एल्यूमिनियम की और नीचे है, तो उनको हमें क्या देना पड़ता है, स्टीम देना पड़ता है। और जो सबसे नीचे आते हैं सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये जो होते हैं वो रिएक्शन करते ही नहीं है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी है जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.